प्रार्थनानन्तरम् अष्टाध्याय्याः कतिचन सूत्राणि वयं शृणुमः। भवान् वीडियो ऑन करो तो। निर्वचनेचि अदर्शनम लोपः प्रत्ययस्य लुक्ष्लुः लुपः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं नलन्तां गस्य अचोन्त्यादिति अलोन्त्यात् पूर्वधा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य। सुनाई नहीं देता महोदय। अस्तु, धन्यवादः। अधुना दृश्यते वा पीपीटी इत्यादिकं? सुनाई नहीं देता। बहुत मंद मंद ध्वनि आगच्छति महोदय, बहुत। हाँ, भवान् म्यूट भवति। नहीं, म्यूट नास्ति, ध्वनि बहुत मन्दं मन्दम् आगच्छति। जल्पाजानी जी, मम ध्वनि श्रूयते? आम श्रूयते, भवान् किन्तु बहु मन्दं श्रूयते। मंदम मंदम श्रूयते महोदय। बहुत मंदं मंदं श्रूयते। लैपटॉप अपि तदेव अस्ति, अहमपि तदेव अस्मि, वाईफाई अपि तदेव अस्ति। किं वक्तुं शक्यम्? अस्माकं समय आगच्छति। अस्तु, अहं माइक इत्यस्य प्रयोगं करोमि। एकक्षणम्, एक मिनिट् ददातु। अस्तु महोदय। जो क्वेश्चन बोल रही ना उसको तुझे उचित क्रम में रखना, उसका सेंटेंस बनाना है, ठीक है? महोदय किमपि न दृश्यते, ध्वनि अपि न श्रूयते। अधुना ध्वनि श्रूयते वा? आम् आम्, सम्यक्। आम्, सम्यक् सम्यक् श्रूयते महोदय। सम्यक् रूपेण तर्हि मम माइक आनयनं सफलं जातम्। अस्तु, गतसत्रेषु अस्माभिः बहवः चर्चाः कृताः आसन्। सर्वेषामपि पुनः स्वागतम् एतस्यां कार्यशालायां पाणिनि अष्टाध्याय्याः। यथा वयं पठन्तः स्मः, परस्परं स्वाध्यायं कुर्वन्तः स्मः, परस्परं चर्चां कुर्वन्तः स्मः। गत चर्चायां बहवः उत्तमः विषयाः अपि आगताः आसन्। बहूनां जनानां परिचयः अपि अस्माभिः सह जातः, येन अस्माकं विषये इतोपि स्पष्टता जायमाना अस्ति। राजगोपालन जी है क्या? जी, अद्य अस्माभिः सह धनंजय महोदयः अपि भविष्यति।
धनञ्जय महोदयः देहल्याम् एकस्मिन् गुरुकुले आचार्य अस्ति, गुरुकुलं चालयन् अस्ति। अहं पूर्वमपि तेषां परिचयं कारितवान् आसम्। एते भागाः व्याकरणशास्त्रम् अधिकृत्य 10 बालकान् संस्कृतमयं पुनश्च 12 कक्षापर्यन्तं सर्वान् अपि विषयान् संस्कृतमाध्यमेन पाठयन्ति। तेषाम् अपि अद्य वयं स्वागतं कुर्मः। मनीष महोदय अस्ति वा? मनीष जी अस्ति तर्हि चैट् बॉक्स मध्ये हाँ, मनीष महोदय अपि अस्माभिः सह अस्ति एव। निकुञ्ज महोदय अस्माभिः सह अत्र व्यवस्थायाम् अस्ति। पुनश्च संस्कृत भारत्या बालकेन्द्रस्य प्रशिक्षकः अपि अस्ति, किशोर महोदय अपि। अन्येपि बहवः अस्माकं पूर्वकक्षायां यानि मित्राणि आसन् ते अधुना अपि सन्ति। सर्वेषां पुनः अहं संस्कृत भारती पक्षतः स्वागतं करोमि। ये स्वाध्यायशाला मुझे लगता है कुछ लोग आज पहली बार आए होंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने पंजीकरण बाद में किया था, वे भी आज पहली बार आए हैं। उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये स्वाध्याय कक्षा आपस के ज्ञान के आधार पर और पाणिनि को समझने का एक लघु प्रयास है, जहाँ पर सभी मिलकर के समस्याओं का निवारण करते हैं। और अब तक हमने प्रत्याहार और उच्चारण स्थान और कुछ संज्ञाएं, इन 3 विषयों पर चर्चा की थी। अब आज हम प्रयत्न पर बात करने वाले हैं कि उच्चारण स्थान को अगर हम पहले एक बार पीपीटी के थ्रू देखें तो प्रत्येक वर्ण का अलग अलग उच्चारण स्थान है, जैसा कि हमने पिछली बार यहां से देखा था। आप देख पा रहे हैं पीपीटी को? निकुंज महोदय, मम ध्वनि स्पष्टा श्रूयते? हाँ महोदय जी। गत सत्रे अस्माभिः एतद् चित्रं दृष्टम् आसीत्, कथं तकारस्य उच्चारणं भवति, चकारस्य, टकारस्य तथा ककारस्य। सम्यक्? एवं प्रकारेण उच्चारण स्थानानि अस्माभिः दृष्टानि आसन्। सर्वेषामपि वर्णानाम् अत्र समानमस्ति। यत्र ककारस्य उच्चारणं भवति तत्रैव हकारः अकारः। सम्यक्? जब भी किसी वर्ण को समझने में कि वो तालु से है कि मूर्धा मूर्धन्य है, दंत्य है, तो उसका एक ही समाधान हम निकालते हैं कि उसको आप बोल करके देखिए कि क गले से बोला है या ओष्ठ से बोला जा रहा है, स्पर्श कहाँ पर है, जिह्वा का स्पर्श कहाँ पर है, ध्वनि का स्पर्श कहाँ पर है, वायु का स्पर्श कहाँ पर है। ट तो ट में जिह्वा कहाँ जा रही है, अपने आप पता चलेगा कि हमारे मूर्धन्य शब्द है या फिर दंत्य शब्द है। प्रत्येक शब्द के लिए पाणिनि ने अलग अलग सूत्र दिए ही हैं। अको विसर्जन्या नाम कंठः, इचो यशा नाम तालु, ऋतुरसा नाम मूर्धा, लृतुलसा नाम दन्तः, उपपदमानीया नाम ओष्ठौ। एक सेकंड, मनीष जी अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। पूछ रहा है जी सर। नहीं, अभी मैंने आपको को-होस्ट बनाया तो इसलिए। तो नासिका से इम गणना नाम नासिका च, वकारस्य दंतोष्ठौ। वर्णों के स्थान कंठ से बोलने जाने वाले वर्ण अकार, क वर्ग, हकार तथा विसर्ग। तालु से इकार, च वर्ग, यकार तथा शकार। मूर्धा से ऋकार, ट वर्ग, र, श। दंत से लृकार, त वर्ग, ल, स। ओष्ठौ से उकार, प वर्ग, उपदमानीय। नासिका से जितने भी हमारे पंचम वर्ण हैं, कंठ तालु ए, ऐ। दंत से और तथा ओष्ठ से व। जिह्वा मूलम, जो जिह्वा का मूल है हमारा। नासिका अनुस्वार
नासिका से अनुस्वार का उच्चारण। तो अद्य वयं प्रयत्नानाम् उपरि चर्चां करिष्यामः। यत् अस्माकं ध्वनि या आयाति तस्य ध्वनेः उच्चारण समये अस्माकं शरीरे कानि परिवर्तनानि भवन्ति, अस्माकं मुखविवरे, कंठे अथवा वायोः कुतारम्भः भवति, तथा च कुत्र कुत्र स्पर्शः भवति, तेन आधारेण एव वर्णानाम् उच्चारणं भवति। तत्र प्रयत्नः द्विविधः अस्ति, आभ्यन्तरप्रयत्नः तथा बाह्यः। एतत् चित्रम् आरम्भे वयं पश्यामः। ये चित्र मुझे एक पुस्तक से मिला है, भाषा विज्ञान की, और आप इसमें देख सकते हैं कि एक बार इस चित्र को थोड़ा सा अपने मन मस्तिष्क में उतारेंगे तो, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता इस ध्वनि यंत्र में या ध्वनि तंत्र में पढ़ने वाली है। ठीक है, आप यहाँ नीचे देख रहे हैं स्वर तंत्री यहाँ पर है, इसे स्वर तंत्री कहते हैं। जो नासिका मतलब जो श्वास नली है वहाँ पर ये रहता है, और यहीं पर होता है स्वर यंत्र। हम अपने कंठ में यहाँ पर हाथ लगा करके देखेंगे तो, हाथ लगा करके आप कुछ भी बोलिए तो अपने आप ही यहाँ पर आपको कंपन दिखाई देगा। कंठ में जो ये ऊंचा सा भाग हमें दिखाई देता है, वहीं पर आप उसे ही स्वर तंत्र कहते हैं। ठीक है, फिर कंठ मार्ग हो गया। यहाँ पर आपको स्वर यंत्र, मुख आवरण, मुख विवर, यानी जो भी हम खाना खाते हैं वो इस नलिका से अंदर जाता है। और यहाँ पर जो हमारे कंठ में एक इन्होंने एक शब्द दिया भाषा वैज्ञानिकों ने, अलिजिह्वा करके, जो कंठ में ऊंचा सा भाग निकला रहता है, एक मांस का क्या बोलते हैं, खंड है मांसपेशियों का, वो ही हमें सांस लेने और खाना खाने, इन दोनों के बीच के मार्ग को रोकता है। जब सांस लेते हैं तो खाना नहीं खाया जाता, और जब खाना खाते हैं तो सांस नहीं लिया जाता। वो उनके बीच का मार्ग को ये अवरुद्ध करता है। अप डाउन उसकी स्पीड अपने आप ही इतनी फास्ट है कि वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है। ठीक है, तो जब कि खाने का एक भी कण श्वास नलिका में न चला जाए, इसका ध्यान ये अलिजिह्वा रखता है। आप देखेंगे जरा सा भी जब खाना खाते समय हम बोलते हैं या गहरा सांस ले ले तो कई बार एक हल्का सा एक बूंद भी श्वास नलिका में चला जाता है तो हमें तुरंत धसका, खांसी इस प्रकार से उठने लगता है। तो उसको रोकने का काम यही करता है। ठीक है, यहीं पर ये इन्होंने नासिका विवर दिया है, क्योंकि नासिका यहाँ से है तो यहाँ से श्वास आता है। इन दोनों के बीच को रोकने का काम ये अलिजिह्वा करता है। कंठ यहाँ पर हो ही गया। तालु को इन्होंने दो भागों में कहा, कोमल तालु और कठोर तालु। दंत के पीछे वाला भाग कठोर तालु, और फिर मूर्धा, और फिर कोमल तालु। ओष्ठ हमारे दिखाई दिए हैं, दांत। जिह्वा के इन्होंने 1 2 3 4 भाग। ठीक है, जिह्वा का पीछे वाला भाग ये पूरी जिह्वा, जिह्वा का मध्य, जिह्वाग्र और जिह्वा की नोक, जिह्वा के बिल्कुल सामने वाला स्थल। इसी प्रकार से कंठ मार्ग हो गया, स्वर तंत्री और जिह्वा का मूल अंत में। ठीक है, ये चित्र मस्तिष्क में एक बार हमारे रहेगा तो और भी हमें, ये भोजन नलिका यहाँ पर दी गई है इन्होंने। ठीक है, ऐसे ही नासिका विवर, कंठ और ये सारी चीजें, कठोर तालु और वत्स यहाँ पर ये स्थान दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा एक कलर चित्र में भी हम देख लेते हैं। कलर चित्र एक विकिपीडिया पर मुझे प्राप्त हुआ था, तो इन्होंने यहाँ पर एक प्रकार से दंत्य, ओष्ठ एल्वेओलर, पैलेटल, तालव्य, मृदु तालव्य, अलिजिह्वा। अलिजिह्वा इन्होंने 12 नंबर दिया, तो यही अलिजिह्वा वाला नासिका के ऊपर जो ऊपर से लटका रहता है इसको अलिजिह्वा कहा है, जो कि श्वास और कंठ नली को रोकता है, वो या कभी इधर उधर। ठीक है, चलिए, यानी श्वसन तंत्रिका ये जितना स्ट्रक्चर है ये हमारी मस्तिष्क में रहेगा, तो फिर हम
स्वरों के बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न पर चर्चा कर सकेंगे। ठीक है, अब जिनकी आवश्यकता हमें पड़ती है इस सारी की सारी ध्वनि के उच्चारण में, उसमें आप देखेंगे कि दो भाग हैं, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, अब बाह्य प्रयत्न में बाह्य का मतलब क्या ले हम उसको, तो बाह्य प्रयत्न में या तो ये ले कि हमारे मुख के बाहर जो कुछ शब्दों में परिवर्तन हो रहा है उसको बाह्य प्रयत्न ले, और मुख के अंदर जो हम प्रयत्न कर रहे हैं उसको बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न करें, जबकि ऐसा नहीं है। बाह्य प्रयत्न का अर्थ है जितना हमारा कंठ से लेकर के मुख तक ये जो भाग है, इसमें जितना जो भी हम प्रयत्न करते हैं, जिह्वा को ऊपर नीचे दाएं बाएं तालु मूर्धा दंत वकार ऊ पा पा का खा, वो जितना है वो सारे का सारा बाह्य प्रयत्न में आता है। ठीक है, और इसके नीचे का जो भाग है, ठीक है, ये अली जिह्वा से लेकर के नीचे तक जो कंठ में एक यहां से लेकर यहां से बिल्कुल नीचे का जो नीचे जो प्रयत्न किए गए हैं वो आभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलेंगे इनका उच्चारण जब हम करेंगे आगे आगे शब्द आएंगे तो अपने आप आपको लगेगा कि बिल्कुल ये बाह्य हमने प्रयत्न किया, उसके आधार पर हमने शब्दों को बोला है, और ये हमने इसके नीचे हमारे स्वर तंत्र में परिवर्तन हुआ है, वहां पर उच्चारण समय हमें कंपन हुआ है, वहां पर उन चीजों की फीलिंग आती है, तो इसलिए ये आभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे बोल करके देखेंगे हम, पहले बोलेंगे का, ये हमारे हो गए आपके ये विवाद, जैसे बोलेंगे का ख ठ त था पा फा। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो हमने प्रयत्न दिए हैं ये आपके आगे बाह्य प्रयत्न, अरे ये हमारे बाह्य प्रयत्न है जो हमारे मुख विवर में जिनका उच्चारण किया जाता है, उन वर्णों को हम इस एक टेबल से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि विवार, श्वास तथा अघोष, ये क्या क्या है इसको थोड़ा सा और आगे हम चल लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विवार, श्वास, घोष, ये सारे के सारे हमारे मुख में ही इन वर्णों का उच्चारण किया जा रहा है। क, ख, च, छ, ट, ठ, यानी बाह्य प्रयत्न के भी हमारे आगे 11 भेद हैं। पहले तो 2 भेद हो गए, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब हम बाह्य प्रयत्न की बात करते हैं तो बाह्य प्रयत्न हमारे 11 भेदों के हैं, जिनमें से विवार, श्वास, अघोष। अभी केवल बोल करके देखेंगे, फिर आगे देखेंगे कि कौन कौन से क्या कहते हैं वर्ण, विवार है, श्वास है, अघोष है, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, क और ग अब एक ही वर्ग के हैं, यानी क वर्ग है पूरा का पूरा, किंतु आप देखेंगे कि इनके वर्णों के उच्चारण में भी अंतर है। यानी हमारी पाणिनि अष्टाध्यायी शब्दों के इतना सूक्ष्म चिंतन किया गया है कि इसके ऊपर पूरी की पूरी पाणिनि शिक्षा एक पुस्तक लिखी गई है। पाणिनीय शिक्षा है, अपिशली सूत्र है, याज्ञवल्क्य शिक्षा है, प्रातिशाख्य लिखे गए हैं। इसकी गहराई इतनी, मतलब मैंने 4 ग्रंथ बताए हैं, और भी अनेक ग्रंथों में इनकी बहुत ही गहराइयों से चर्चा की गई है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम उस गहराइयों में जाने लगेंगे तो फिर मुझे लगता है इसी में हमारे 5 दिन लग जाएंगे। हम इसको सामान्यतया कि हमें इतना समझ आना चाहिए कि जब हम पाणिनि अष्टाध्यायी में शब्दों के रूप निर्माण करेंगे, संधि करेंगे, तब हमें पता होना चाहिए कि क बाह्य विवार है और ग संवार है। ठीक है, तो क हो गया विवार और ग हो गया संवार, ग घ। ये एकादश प्रयत्न है, इसमें आप देखोगे खरो विवारः श्वासः अघोषाश्च। जो खर है हमारे इन्हें सूत्र रूप में दिया गया है, यानी ये क्या है खर,
हमने प्रत्याहार बनाने सीखे थे। तो प्रत्याहार में जब हम खर कहते हैं तो ये सारे के सारे वर्ण खर में आ जाएंगे। ठीक है, एक बार सभी इन जितने भी वर्ण हैं इनको उच्चारण करके बोल करके देखेंगे, सभी बोलेंगे एक बार। ठीक है, क ख च छ ट ख च थ छ प ट फ ठ श त थ प फ श स स सर्वे म्यूट कृत्वा प्रयत्नं करोतु कृपया। सर्वे म्यूट करोतु और अनन्तरं प्रयासं करोतु। चलिए, मुझे लगता है कि सभी ने एक बार बोल करके देख लिया होगा। अब आप देखो, इन केवल दो शब्दों को पकड़ते हैं, विवार और संवार। ठीक है, विवार क्या है? विवार में हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं वो सारी की सारी खुल करके, यानी विवार का मतलब खुला होना, यानी खुल करके जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं तब वो विवार शब्द उच्चारित होते हैं। जैसे आप बोलेंगे क, तो आप देखेंगे कि क कहते ही थोड़ा कट भी पूरा खुला है, ख और ग स्वर तंत्री संकुचित होती है। आपको जब बोलेंगे तो अपने आप आभास होगा। तो एक बार विवार को समझेंगे। क्या बोलेंगे? बहु कोलाहलम बहु। ठीक है, क फुल स्क्रीन कीजिएगा। क्या फुल स्क्रीन कीजिएगा। ठीक, सोने हो रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें कि विवार और संवार, केवल इन दो शब्दों को पकड़ेंगे। विवार का अर्थ है खुला होना, संवार का है संकुचित होना। ठीक है, जो हमारी स्वर तंत्रिया है, स्वर प्रणाली है, उसका खुलना और बंद होने के आधार पर इन वर्णों का क्या कहते हैं, भेद किया गया है। जब हम क ख बोलते हैं तो हमारी स्वर तंत्री पूरी खुल करके सामने आती है, और संवार जब करते हैं तो थोड़ी सी संकुचित हो जाती है ग और घ में। ठीक है, अब ऊपर क ख बोलेंगे, ग घ पे च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। ठीक है, ऐसे ही फिर संवार का हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा नाद और श्वास। जब स्वर तंत्रियां पर्याप्त रूप में खुली होती है और श्वास निश्वास की वायु का निरंतर आवागमन होता रहता है, तब श्वास प्रयत्न कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे श्वास में यानी कि खुली हुई है क ख त श स स। इनको बोलते समय हमें कहीं स्वर तंत्री में कहीं उलझन नहीं होती, कहीं टकराहट नहीं होती है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम संवार करते हैं तब वहां पर हमें समस्या होती है। ये केवल स्वर तंत्रियों के खुलने और सिकुड़ने के भेद को लेकर के ही विवार और संवार है। ठीक है, जो हमारे खर प्रत्याहार है वो विवार है, और जो हस प्रत्याहार है वे संवार है। आगे सूत्र दिए गए हैं, अभी हम केवल इनको सूची के माध्यम से समझ लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नाद। जब स्वर तंत्रियां एक दूसरे के निकट हो और निकलती वायु के कारण उसमें कंपन हो तो प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, जैसे ग घ, आप सीने पर भी हाथ लगा के देखेंगे, ग घ ज झ, एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। च में उतनी वाइब्रेशन नहीं है, इतनी झ में है, ज में है।
जहां में पूरा वाइब्रेट होता है हमारा ट ठ ड ढ द ध, जो कंपन है। आप कई बार मैं देखता हूं कि जो रैकी कराने वाले हैं वो जो हमारी इस एटमॉस्फेयर में जो वाइब्रेशंस है उसको भी फील कराने के लिए कुछ ट्रेनिंग देते हैं। और इसी प्रकार से नाद यानी इस वाइब्रेशंस में, इस वातावरण में भी बहुत सारी ध्वनियां गुंजायमान है जिनको आप भी फील कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को ध्यान को केंद्रित करके। ठीक है, तो उसी प्रकार जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमारे इस पूरे के पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं एक वाइब्रेशन कंपन होता है। तो जो नाद वर्ण होते हैं उनका कारण वो नाद वर्ण कंपन पैदा करते हैं, इसलिए उन्हें नाद कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हमारे घोष और अघोष। ये भी एक श्वास की स्थिति है। ध्वनि उत्पादन के समय जब स्वर तंत्रियां एक दूसरे से दूर होती है और वायु बिना घर्षण के बाहर आती है तो अघोष ध्वनियों का उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे क ख, ये स्वर तंत्रियां एक दूसरे से दूर है और बिना घर्षण के ही वायु बाहर आती है, क ख च छ ट ठ। लेकिन जब हम घोष कहते हैं ग घ, यानी स्वर तंत्री आपस के पास में आ गई। ठीक है, एक दूसरे के निकट होने, क्योंकि वाइब्रेशन कब होगा, जब मैं आप एक बार ऐसे करके देखेंगे तो जब आपस में कुछ चीज टकराएंगी या फिर इन दोनों के बीच में से वायु जाएगी तो अपने आप ऑटोमेटिकली कंपन होगा। तो घोष क्या करेगा कि जब स्वर तंत्री एक दूसरे के पास आएगी और कंपन होगा तब वो घोष वर्ण कहलाएंगे। जैसे आप बोल करके देखिए एक बार, झ कहते ऑटोमेटिकली हमारी जो स्वर तंत्री है यहाँ पर उसमें क्या होगा कि एक अपने आप ही कंपन उत्पन्न होता है। ड ढ न ध न ब भ म। ठीक है, इसके बाद आता है फिर हमारा अल्प प्राण और महाप्राण। ये दो है। प्राण का मतलब वायु है, अल्प का मतलब कम है। जिन वर्णों को बोलने के लिए कम वायु का प्रयोग हो वहां पर अल्प प्राण, और जिनको ज्यादा वहां पर महाप्राण। ठीक है, और जैसे बोलेंगे आप प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, क, फिर तृतीय में आप बोले ग, और फिर पंचम में अंग। कम वायु का प्रयोग होता है। लेकिन आप बोले ख तो वायु कितनी, जैसे कि भरकर के अंदर से आ रही है पूरी की पूरी तो पूरी वायु बाहर निकालना, ज्यादा वायु का प्रयोग हो वहां पर आप बोलिए। फिर छ झ ठ द ध फ भ, मतलब भ बोलते ही ऐसा लगता है प बोलेंगे, प ऐसे अंतर समझ बोल करके देखेंगे। प और भ, पहले प बोलिए फिर भ बोलिए, अपने आप अंतर स्पष्ट होगा कि जब हम प बोल रहे हैं तो हमारे अंदर से वायु कम आ रही है और भ बोलने पर वायु ज्यादा आ रही है। ठीक है, फिर आता है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनका संबंध इन जो हमारे अच स्वर हैं इनसे संबंध है, और इनका प्रयोग जब हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उनकी 3 श्रेणियां होती है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, उच्चैरुदात्तः, निचैरनुदात्तः, समाहार स्वरितः। यानी एक आकार को आप उदात्त भी बोल सकते हैं, अनुदात्त भी बोल सकते हैं और स्वरित भी बोल सकते हैं। इसको आगे मैं एक चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को। ठीक है, तो इनका संबंध केवल स्वरों से है या फिर वर्णों से है। किंतु जैसे ख बोलना है, लेकिन ख में यदि अ है तो अ को ही उदात्त, अनुदात्त और हम स्वरित करेंगे। ठीक है, इसको जब हम आगे समझेंगे चित्र के माध्यम से तब हम देखेंगे जितने हमारे जो 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी, उससे भी उसका भी संबंध इन्हीं तीनों से है, और उनको भी हम इन 3 स्वरों में बांध करके ही उच्चारण करते हैं। आप में से कुछ संगीत वाले होंगे तो वो थोड़ा सा बताएंगे आगे चल करके। ठीक है,
फिर चलिए उसको अभी देखते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को। हाँ ये रहा। आप यहाँ पर देख रहे हैं उदात्त, स्वरित और अनुदात्त। यानी जब हमारा वायु ऊपर के भाग से रहती है, कंठ के ऊपर से वायु बाहर की तरफ जाती है, तब वो उदात्त कहलाता है। और मध्यम यानी कंठ ये स्वतंत्र में यहाँ पर रहती है, तब उसको स्वरित कहते हैं। और अनुदात्त जब हम धीमे स्वर में उसको बोलते हैं तब वो अनुदात्त होती है। ये एक तरीके से जो स्वर है हमारे गांधार और निषाद, यानी स र ग म प ध नी, यहाँ से वो आपके सारे के सारे स्वर निकले हैं साथ के साथ, जिन्हें आज हम कहते हैं स रे ग म प ध नी सा। तो उनका उच्चारण जिस प्रकार से किया जाता है, यानी जब हम ग करेंगे तो बिल्कुल ऊंचाई पर ग ऐसे लेकर के जाएंगे, और म और प इनको हम बिल्कुल बीच में रखेंगे स्वरित में, ठीक है। और दूसरी बात, इनके उच्चारण का इतना जो वैदिक पदपाठ करते हैं, वैदिक कर्मकांड करते हैं, वेदों का जिन्होंने अध्ययन किया है, मनीष जी को मैं इसमें थोड़ा सा लेकर के आऊंगा अभी साथ में। मनीष जी बाद में इसको क्लियर करेंगे कि इनके उच्चारण मात्र से भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। ये इनकी प्रयास है। इसको 2 उदात्त, 3 स्वरित और 2 अनुदात्त। आप अपिशल शिक्षा सूत्र में भी इसका वर्णन किया है, पाणिनि शिक्षा में से मैंने लिया है, कि जब सर्वांगानुसारी तीव्र प्रयत्न हो, शरीर का निग्रह हो, कंठ विवर थोड़ा खुले और वायु की तीव्र गति के कारण स्वर की रुक्षता हो, तो उदात्त कहलाता है। अनुदात्त क्या है? जब मंद प्रयत्न हो, शरीर का ढीलापन हो, शैथिल्य हो, कंठ विवर अधिक खुले और वायु की मंद गति के कारण स्वर की स्निग्धता हो, बड़ा सॉफ्ट बोल रहे हैं, तब अनुदात्त स्वर कहा जाता है। और स्वरित, अनुदात्त और अनुदात्त स्वरों के सन्निपात से स्वरित स्वर के मेल से, यानी ना ज्यादा ऊंचा हो, ऊपर की दोनों कंडीशंस तो है, उन दोनों के मेल से जो जिस वर्ण का उच्चारण करेंगे वो स्वरित कहलाएगा, ठीक है। मनीष जी एक बार उदात्त अनुदात्त स्वरित पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, बस ये कहना चाहूंगा कि यदि हम मंत्रों में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनका बहुत ही अत्यधिक महत्व होता है। मंत्रों में ही नहीं, हम जो लौकिक में भी शब्द बोलते हैं उसमें भी उदात्त अनुदात्त का रहता है, स्वरित रहते हैं, पर लेकिन प्रयोजन में नहीं आते, पर वेद में मंत्रों में प्रयोजन में आते हैं। जैसे श्लोक है मंत्रो ही न स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। इस श्लोक में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति थे, वो इंद्र को मारने के लिए यज्ञ करवा रहे थे, और उन्होंने वहां के जो यज्ञ कर रहे थे उन लोगों ने सिर्फ क्या हुआ, एक स्वर गलत कर दिया। एक स्वर गलत करने की वजह से उनकी इच्छा ये थी यजमान की कि मेरे को एक ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार सके। अब एक स्वर के गलत होने की वजह से क्या हो गया, अर्थ दूसरा निकल गया कि मुझे एक ऐसा पुत्र हो जो इंद्र के द्वारा मारा जाए। तो मतलब कि जिस कार्य को करना चाह रहे थे उससे वो उल्टा कार्य हो गया, एक स्वर के गलत होने से। तो वेद प्रक्रिया में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित मतलब स्वरों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। बस ये कहना चाहूंगा। जी धन्यवाद मनीष जी। फिर इसके बाद में अब हमारे चलते हैं आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। आभ्यंतर प्रयत्न हमने देखे कि स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत, ईशत विवृत, ठीक है। उसकी तालिका हमने प्रारंभ में देखी ली थी। डॉक्टर शिप्रा जी कुछ कहना चाह रही है? एक बार पूरा कर ले तो बाद में ले लेंगे, ठीक है। स्पृष्टम यानी कि हमारे मुख विवर में जब स्पृष्ट यानी जिह्वा का या वायु का ज्यादा स्पर्श है, जिह्वा का अलग अलग स्पर्श के आधार पर इन
क ख ग जितने हमारे पंचम वर्ण है या सारी 5 वर्ग है, इनको हम स्पर्श कहते हैं। कादयो मावसानः, क से लेकर के मा तक जितने हैं वो सारे के सारे वर्ण स्पर्श कहलाएंगे। आगे अष्टाध्यायी में कहीं भी आएगा कि स्पर्श को ये हो जाए, तो स्पर्श को हो जाने का मतलब है कि ये सारे के सारे 5 वर्ग। ठीक है। फिर इसके बाद ईषद स्पृष्ट, यानी स्पर्श तो है जिह्वा का लेकिन कम है। ठीक है। जैसे यह कहां से उच्चारित होता है, हमने उच्चारण स्थान में पढ़ा था, च छ ज ज य। तो च में अपने आप देखो जिह्वा का स्पर्श ज्यादा है और य में कम है, और वायु का भी कम उसमें स्पर्श है। ठीक है। कम स्पर्श होना। ऐसे विवृत में क्या है कि हम बिना मुंह बंद किए आ बोल करके दिखाएं, यानी बिल्कुल खुला होना, यानी मुख विवर पूरा का पूरा खुला, स्वर तंत्री भी पूरी की पूरी खुली हुई, तब ही हम इन स्वरों का उच्चारण कर पाएंगे। अ, ई, उ। और दूसरा, हम प्रयत्न की बात करें, जब आप बोल करके देखिए अ, तो आपको कहीं जिह्वा में, मुंह में कहीं पर भी कंपन अनुभव नहीं होगा। आपको कंपन कहाँ हो रहा है, पूरा का पूरा इस नीचे स्वर तंत्र में। अ, ई, उ हाथ लगा करके देख सकते, बोल करके देखिए, बिना बोले समझ नहीं आएगा। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। ठीक है। और ईषद विवृत, जिनमें कम खुला हुआ जो हमारे श्वास नली है, श्वास स्वर प्रक्रिया वो कम खुली होगी, वो ये 4 वर्ण है, श, श, स, ह। इनका भी उच्चारण प्रयत्न कहाँ से हो रहा है, आप देखो ह आप कहाँ से बोलते हैं, स भी यहीं से बोलते हैं, पूरा का पूरा आभ्यंतर प्रयत्न है। इसके नीचे ही प्रयत्न ज्यादा हो रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं, किंतु मुख्य प्रयत्न परिवर्तन जो आ रहा है शब्दों की ध्वनियों में, वो नीचे के इस भाग से आ रहा है। ठीक है। और संवृतन, ये ह्रस्व से अवर्ण से उच्चारण का, हम जब ह्रस्व अकार का उच्चारण करते हैं वो संवृत है, क्योंकि उसमें श्वास नली थोड़ी संकुचित हो जाती है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं अ, ई। आप अ और ई बोल करके देखिए तो आपको अपने आप ही अंतर समझ में आएगा कि अ और ई कहते ही आपकी स्वरतंत्री पूरी की पूरी खुलती है, और अ कहते ही आपकी संकुचित हो जाती है। ठीक है। ये 2 प्रकार के हमारे आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न थे। अब हम आगे चलें तो इनको हम सूत्रों में बांट रहे थे। हाँ, कि अब किसी का कोई प्रश्न था क्या, या मैं एक बार सूत्रों में इनको बता देता हूं, जो सूत्र के माध्यम से इन वर्णों को संकुचित याद करने के लिए है। कि आपने खर कहा, खर कहते ही मतलब खरो विवारः श्वासा अघोषाश्च, यानी जो खर प्रत्याहार है वो विवार है, श्वास है और अघोष है। ठीक है। अब खर में कौन कौन से प्रत्याहार है, कौन कौन से वर्ण है खर प्रत्याहार में? किशोर जी आप बताएंगे, या चंद्रन जी? खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है? फ, छ, थ, च, ट, व, क, प। ठीक है। सारे का पहले और दूसरे बताइए। यस सर। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, प, क, प, श, स। ठीक है। ठीक है, यानी खर कहते ही विवार, श्वास, अघोषाश्च, तीनों वर्ण हमारे तुरंत ये सूत्र याद कर लेंगे। ठीक है। सर थोड़ा मैं ये कहना चाहूंगा, जो खर प्रत्याहार है अगर और शॉर्ट में बोला जाए तो जितने भी वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, उन सभी वर्गों का प्रथम और द्वितीय खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। यानी प्रथम और द्वितीय वर्ण खर प्रत्याहार में आ गया। ठीक है। यानी पहला और दूसरा क ख। ठीक है। वो भी तो आया हुआ है जी, वो भी आया हुआ है। हाँ वह भी है। वो गलती से आया है। जी वह गलती से आया है, वह
वो गलती वह से नहीं होगा। वह नहीं होगा। और खर प्रत्याहार में साथ में तीनों शकार भी आएंगे। वो हलंत्यम है, हलंत है। हाँ, उष्मान वर्ग भी आएगा इसमें। हाँ, उसमें वो कहेंगे। मतलब खर जब हम कहेंगे तो अपने आप ही देखेंगे ख बोलेंगे खर प्रत्याहार को। भारत जी आप ही एक बार उच्चारण करें। ख, ह, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प। और श भी आएगा महोदय। तीनों श भी आएंगे। हाँ, श भी हलंत आएंगे, श मूर्धन्य भी आएंगे। च, स। जब तक हम श नहीं बोलेंगे तब तक खर नहीं होगा। कपया हाँ हाँ, पहले, दूसरे और उष्मान। श तीनों श रहेंगे। श स, ठीक है, श सर। अब हमारा ये पूरा खर प्रत्याहार पूरा हुआ। ठीक है, तो यानी अगर हम कहें तो प्रथम द्वितीय वर्ण तथा च जो हमारे ऊष्म वर्ण है वो हमारे विवार, श्वास तथा अघोष की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, चलिए अगले चलावा। उसके बाद आते हैं हल प्रत्याहार। हर्ष सॉरी, हर्ष को कौन बोलेंगे एक बार? स्वाति जी। व र ल ञ म ङ ण न ज भ घ ढ ज भ ठीक है, स्वाति जी आप एक बार बोलिए। ह य व र ल ञ म ड ण न ज भ घ ड ध ज ब ग ड द। महोदय ड 2 बार आया है तो उधर घ ढ ध है होगा। पहले बार जो है घ ढ ध, ये घ ढ ध ल ढ होगा, ढ। ठीक है, चलिए। तीसरे और चौथे नंबर के लेटर्स है और अंतस्था है इसमें। अंतस्थ और तीसरा और चौथा वर्ण जो होंगे और पांचवा भी। ठीक है, हाँ, पांचवा भी है ना, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और अंतस्थ। ठीक है, चलिए ये हमारी जो अल्प प्राण और महाप्राण का था उसको आप एक बार इस तरीके से और भी समझ सकते हैं कि जैसे क हमने कहा तो ये अपने आप में महाप्राण है। ठीक है, ग घ तीसरा चौथा पांचवा और अंतस्थ है और साथ में ह भी है। साथ में ह भी है जी। प्रथम तृतीय पंचम यणश्चाल्प प्राणः, जो हमारे अल्प प्राण हैं उनमें कौन कौन से वर्ग आएंगे? प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण, पंचम वर्ण तथा यण। यण अल्पः सॉरी प्रत्याहार कहेंगे तब कौन सा आएंगे? यण में कौन कौन से होंगे? क्या नाम है? यवरल। संचिता जी, यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण होंगे? रीता काडिया जी, हस प्रत्याहार में कौन से प्रत्यय होंगे, वर्ण होंगे हस प्रत्याहार में? क्योंकि प्रत्याहार मुख्य है, आपको हर सूत्र में प्रत्याहार चाहिएगा। पाणिनिष्ठाध्यायी पढ़नी है तो बिना प्रत्याहार के काम नहीं चलेगा। रीता जी बताइए, हस प्रत्याहार में कौन से वर्ण हैं? हस प्रत्याहार में क, ग, च। नहीं तो नहीं मालूम। निकुंज जी। हाँ महोदय, ह य व र ल ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द। प्रकाश जी। ह नहीं आएगा सर जी।
किसमें महोदय कौन सा हो नहीं आएगा। हर्ष पे तो ह तो आएगा ना, ह तो आएगा ना, हर्ष है तो हा तो आएगा। ह तो आएगा, वो तो हलंत नहीं है। जब प्रारंभ नहीं, प्रारंभ वाला हलंत नहीं होता है, लास्ट वाला हलंत होगा। प्रकाश जी आप बताइए। ह तो आएगा। हाँ 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 महोदय। ह य व र ल य म ङ न ज भ घ ढ ध ज ब ग ढ द। रमेश दुबे जी। हरिओम जी। हर्ष में नहीं, आप खर बताइए। खर ओके। खा फा छा ठा था चा टा था खपा छा का पा शा सा। ठीक है, चलिए एक बार दीप्ति पांडे जी। जी महोदय। आप बताइए यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे? य व र ल। य व र ल। ठीक है, यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार दोनों सूत्र। एक बार प्रत्याहार सूत्र 14 के 14 आप सुनाइए। माहेश्वर सूत्र सुनाना है ना। अ ई ऊर्ण री ऋ क ए ओम ऐ औच हय वरट लण यमंगणनम झभय घ ढ धश जब गड दश ख फ छ ट त ख फ छ ठ थ चट तव कपय श श स र हल। अमृता चौधरी जी। हाँ, भवती वदतु एक बार हम प्रत्याहार सूत्र। जब गड़ दस खप छटत चटतव कपय शशिशर हल। खप छटत तव चटतव कपय। चलिए धन्यवाद। तो प्रत्याहार सूत्र हमें याद रहेंगे तो तब हम यण इत्यादि जितने हमारे खर है, जस है, हस है, कुछ भी उनका तुरंत ही हम कर पाएंगे। ठीक है, उनमें कौन कौन से वर्ण उनको जान पाएंगे। चलिए अब अगले चला महाप्राण। वर्गानाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणः। ठीक है, क्षम्यतां सुशील महोदय जी। अभी दो लोग का क्वेश्चन वो लेंगे और रेज हैंड किए है धीरज महोदय, साधना भगिनी रेज हैंड किए हुए है। अच्छा, एक सेकंड मैं एक बार देख लेता हूँ। जी कहाँ गए? एक ही है, धीरज महोदय ही है, दूसरा लोअर हो गया है। चलिए धीरज जी बताएं। अनम्यूट करिए। हाँ महोदय। जी धीरज जी। महोदय मैं तो महेश्वर सूत्र बोलने के लिए है सेंड करा था, जब आप पूछ रहे थे उसके लिए करा था। चलिए वो मैं पूछ रहा था। ठीक है, महाप्राण में वर्गानाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणः। समय शल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे? नीता अग्निहोत्री जी बताएंगे। जी शल में ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स ह। शल सॉरी श स ह। तीन ही वर्ण आएंगे ना, चार। हाँ नहीं मैंने खल सुना, सॉरी क्षमता। ठीक है, तो यानी द्वितीय और चतुर्थ। द्वितीय कौन सा? क ख हो गया और चतुर्थ ख घ। अपने आप ही उनमें अधिक वायु का प्रयोग किया जाता है, इसलिए महाप्राण कहलाते हैं। और शल श श स ह। ठीक है,
चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उच्चैः उदात्त हो गया हमारा, स्वर हो गया, अभ्यंत प्रयत्न हो गए हमारे। स्पर्श जितने वर्ण हैं वो सारे के सारे स्पृष्ट में कहलाते हैं। और ईशत स्पृष्ट जो हमारे अंतस्थ वर्ण है, य व र ल, यानी ईशत स्पृष्ट इत्यस्य अर्थ अंतस्थ। ठीक। विवृत अच है ह्रस्व अवर्ण को छोड़ करके। आगे इनके वर्णों के और भी भाग होंगे जो हम अगली कक्षा में करने वाले हैं, कि प्रत्येक जो हमारा जितने स्वर है, एक एक वर्ण के 18 भेद किए जाते हैं। वो उदात्त अनुदात्त स्वरित है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, अनुनासिक और अनुनासिक है। इस प्रकार से एक एक वर्ण के हमारे 18 भेद होते हैं, जिनको हम आगे अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ईशद विवृत, जिनमें खुला हुआ मतलब हमारी मुख नासिका या फिर स्वर तंत्री ज्यादा खुली हुई रहती है, उसका है ऊष्म वर्ण श श स ह। और संवृत ह्रस्व अकारः ही संवृत वर्ण कहलाता है। ठीक है। चलिए, अब किसी का कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। हैंड रेज करिएगा, हैंड रेज करिएगा, हैंड रेज करके ऑप्शन हम आपस में अब चर्चा सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। हमारे पास 20 मिनट है, 25 मिनट। किसी के पास शिप्रा होगा, बहुत सारे अनुभव आपके पास है। डॉक्टर शिप्रा वदतु। महोदय, एक आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। यत् एषः उदात्तः एषः अनुदात्तः, इदानीं सम्यक् आयाति। वयं कथं ज्ञास्यामः? निकुंज जी, आप सुन पा रहे हैं कि क्या? नहीं सुन पा रहे। उदात्तः एषः अनुदात्तः एषः स्वरितः। ध्वनि सम्यक् न आगच्छति महोदय। जी नमस्कार। हरि ओम्। हाँ, शिप्रा जी बोलिए। आम्, एका जिज्ञासा अस्ति अत्र, यत् वयं कथं ज्ञास्यामः यत् एषः उदात्तः एषः अनुदात्तः एषः स्वरितः? अच्छा, एषः उदात्तः एषः अनुदात्तः एषः स्वरितः, एतस्य ज्ञानं कथं भविष्यति? सम्यक्। आम् आम् आम्। तो इसके एक तो प्रकार यह रहता है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन तीनों के चिन्ह होते हैं। ठीक है मनीष जी? वेदों में जब हम कोपी चिन्ह नास्ति। हाँ, अनुदात्त का कोई चिन्ह नहीं है। हाँ? ठीक है, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है। स्वरित का ऊपर शब्द के ऊपर एक खड़ा डंडा सा होता है, और अनुदात्त का शब्द के नीचे एक लेटा हुआ डंडा सा होता है, उससे अनुदात्त कहते हैं। जब शब्दों में उदात्त अनुदात्त आपको जब पता लगेगा, जब आपको पूरी प्रक्रिया पढ़ लेंगे और आपको क्या कहते हैं स्वर प्रक्रिया पढ़ेंगे, जब आपको पता लगेगा कि यहाँ पर उदात्त रहना चाहिए या अनुदात्त रहना चाहिए। और यदि हम कहीं पर छपा हुआ देखें तो वहां पर आप चिन्ह के द्वारा ही समझ सकते हैं। उच्चारणार्थम उच्चारण से आपको नहीं समझ में आएगा, उच्चारण के द्वारा आपको नहीं समझ में आएगा। मनीष जी, जो वेद में ऋचाएं पढ़ी जाती है वह से पढ़ी जाती है क्या? सुब्रत महोदय वदतु। सुब्रत महोदय वदतु। हाँ सर, आपको हमारा प्रणाम। मेरी समस्या ये है कि मैंने आज पहली बार इस कोर्स को देख रहा हूँ, और मुझे इसके सारे जो पिछले हो गए हैं उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो क्या मैं ये कोई किताब या कोई ऐसा बुक हो जिससे कि मैं इसको कवर कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं, और आप पुष्पा दीक्षित जी की लिखी हुई अष्टाध्यायी सहज बोध है, 5 भागों में, आप प्रतिभा प्रकाशन से ले सकते हैं। एक बात। दूसरी, जो हमारी पुरानी 3 पुस्तकें 3 कक्षाएं हुई हैं, वो कक्षाएं आपको YouTube पर अवेलेबल हो जाएगी। संस्कृत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद।
संस्कृत भारती दिल्ली के पे, ठीक है। हाँ जी ओके 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 सर, थैंक यू। सत्या माता दास महोदय, नमस्ते। नमस्ते, एक बार फिर से अनम्यूट कर लीजिए। हरि ओम, नमस्ते। जी नमस्ते। अत्र मम एकः प्रश्नः अस्ति। यदा वयम् उच्चारणस्थानानि पठामः, पदानाम् उच्चारणं कुर्मः, तत्र व्यावहारिकभाषायाः अधिकभागः अस्ति। तेन यदा वयम् अन्यानां पाठनसमये तस्य शुद्धतां न प्राप्तुं शक्नुमः, तदा सामाजिकानां कृते स्पष्ट उच्चारणार्थं एतस्य पाणिनि सूत्रेण कर्तुं शक्नुमः वा कथं? यदा त्र इति वदामः, अकारमेव तत्र अत्र इति एव वदन्ति केचनः, अत्र इति केचन वदन्ति। अत्र एतत् सर्वमपि व्यावहारिकभाषायाः लौकिकभाषायाः प्रभावः अधिकः जातः। तस्य निवारणार्थं एतस्य किञ्चित् उच्चारणस्थानानि स्पष्टं कर्तुं शक्नुमः चेत् अग्रे अस्माकं पठनाय लाभः भवति इति। श इति स्थाने बहवः शङ्करा इति श अस्ति, तत्र आङ्ग्ल उच्चारणं SH उत्तमं भवति। शी इति वदामः तत्रैव शकारं भवति। पुष् इति वदामः तत्र शकारं भवति, षण्मुखस्य शकारं भवति। एवं तत्र स्पष्टता अस्माकं कृते, मम कृते, मदृशानां कृते किञ्चित् न्यूनता अस्ति। तत्र स्पष्टीकरणार्थं वयम् उच्चारणं कथम् अभ्यासं कर्तुं शक्नुमः इति कृपया। एतस्य उपायः तु केवलम् अभ्यासः एव अस्ति एकम्। अपरं च वयं यस्मिन् वातावरणे तिष्ठामः तादृशी एव अस्माकं भाषा भवति। सम्यक्। अहम् उत्तरप्रदेशस्य मेरठ जनपदस्य बागपत जनपदस्य निवासी अस्मि। अस्माकं क्षेत्रे स श श न भवति, स एव भवति, दन्ते सकारः एव भवति। तत्र न वदति कश्चित्। यदा तत्र शिक्षणस्य अपि अभावः अस्ति। यतोहि यदा वयं शिक्षां प्राप्नुमः बाल्यकाले एव, तस्मिन् समये दन्त्यसकारः, तालव्यषकारः, मूर्धन्यषकारः न पाठ्यते। तत्र छोटा सा, बड़ा सा, पेट पटा सा, अलम, बड़ा सा तो तालव्य जातः, अपेट पटा सा मूर्धन्य तस्य उच्चारणं कथं भवति? सामान्यतया विद्यालयेषु शिक्षकाः अपि न पाठयन्ति। बहिर्पश्यामः लोके अपि जनाः बहु न्यूनं प्रयोगं कुर्वन्ति। एतत् उत्तरभारतस्य इति वदामि। अत्र पुनः राम यदा कथयामः तदा अंतिमे यह अकारः अस्ति, म के अंत में हलंत लगा करके हम उत्तर भारत में ज्यादातर बोलते हैं। भाजपा, बसपा नास्ति, बसपा अस्ति, भाजपा अस्ति, भाजपा नास्ति, अकार को खा जाते हैं। किंतु दक्षिण भारते यदा पश्यामः तदा आंग्ल भाषायाम् अपि अकारं योजयन्ति। राइट, नाइट अस्ति, हलन्त्यम् अस्ति, किंतु आंग्ल भाषायाम् अपि ते राइट, नाइट, टाइट, बाइट, थोट तो टर्म अपि अयोजयन्ति। कारणं तत्रत्य भाषायाम् अकारः अधिकः अस्ति। यदा वयं पश्यामः राम इति अस्ति, रामपदं तु दक्षिण भारते बहु शुद्धम् उच्चारणं क्रियते। उत्तर भारतं यदा ते आगच्छन्ति, अरे कियत् सुन्दरं वदति राम। उत्तर भारते राम अस्ति, दक्षिण भारते राम अस्ति। सम्यक्। तर्हि एतस्य तो एषः एव उपायः अस्ति यत् एकं तु अस्माकं संज्ञानं भवेत् यत् कस्य वर्णस्य उच्चारणं कुतः क्रियते। षकारः, शकारः, सकारः त्रयाणामपि षकाराणाम् अथवा सकाराणाम् उच्चारणं भिन्नं भिन्नम् अस्ति। तर्हि आरम्भे ये पश्यतु, यदा ये ध्वनि एक्सपर्ट्स भवन्ति, ध्वनि प्रशिक्षकाः भवन्ति, ये उच्चारणं सम्यक् कारयन्ति, ते तदा सर्वदा अपि कस्य वर्णस्य उच्चारणं कुतः भवति तेषां शब्दानाम् अभ्यासं कारयन्ति। तथा एव अस्माभिः लोके अपि बहिर्वातावरणं कीदृशमपि स्यात्, अत्र अस्माकं लोके अस्माकं भाषायां शब्दानाम् उच्चारणं एकं तो श्रवणेन तथा च अभ्यासेन एव परिवर्तनं कर्तुं शक्यं। सम्यक्। अयमेव उपायः, अन्यः नास्ति। यथा
आप मेरी भाषा को सुन करके आप नहीं बता सकते कि मैं उत्तर प्रदेश का था। मेरी भाषा, यदि मैं अपने क्षेत्र की भाषा बोलूं, जब मैं अपने घर में जाता हूं, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, जब मैं अपने गांव जाता हूं तो अपने गांव में जा करके जब मैं कुछ भी पूछता हूं कि ये कहाँ पर है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो उनका सीधा कहना होता है कि आप वाराणसी से हैं। मेरे ही गांव के लोग, क्या आप वाराणसी से हैं? कारण क्या है? क्योंकि उधर उन्होंने कभी सुना ही नहीं कि इस प्रकार की भाषा भी बोली जाती है। उन्हें लगता है कि आप लखनऊ, वाराणसी, किंतु मैं भी उसी क्षेत्र का हूं, किंतु थोड़ी सी यदि भाषा में मेरी क्या कहेंगे सरलता आई है या सहजता आई है, तो उसका कारण केवल और केवल संस्कृत संभाषण है, जिसके कारण मैं अपनी भाषा को थोड़ी बहुत परिवर्तित कर पाया हूं। कारण 20 साल 25 साल का अभ्यास आप क्षण से तुरंत नहीं बदल सकते, ठीक है, किंतु अभ्यास से निश्चयेन भविष्यति इति मम विश्वासः अस्ति। धन्यवाद। राजगोपाल महोदय। कामिनी जी है, बाद में राजगोपालन जी है। कामिनी जी। अच्छा, नमो नमः महोदय। मैं पूछती हूँ कि ये सब आज किया है वो सब कंठस्थ करने का है? बिल्कुल कंठस्थ करने का है। अच्छा, आज जो किया सब कंठस्थ करना है ना? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल 10 से 12 सूत्र हैं जिनको आप कंठस्थ करेंगे तो आपके काम आएंगे, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा। आप कंठस्थ रटने का अर्थ है कि आप जब समझ करके याद करते हैं तो आसान है, ठीक है। अच्छा जी, राजगोपालन महोदय। अनम्यूट करो तो। सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा, अभी एक शख्स ने पूछा कि ये श का, और आपने बताया कि उत्तर भारत दक्षिण भारत प्रांतीय भाषा का इम्पैक्ट तो रहता है, बट एक चीज है कि आप जो बता रहे थे वैसे ही एक फोनोलॉजी कहा जाता है इसको। फोनोलॉजी, फोनोनिम्स, फोनोलॉजी, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स में ये एक स्पेशल सब्जेक्ट है जहां पे हर अक्षर का किस तरीके से उच्चारण करना है वो फिक्स्ड है। उसमें आप उसमें बताया जाता है कि अब जैसे फोनोनिम्स कहा जाता है अंग्रेजी में, एक चीज है जिसमें आपका उच्चारण एक ही रहेगा बट अर्थ अलग रहेगा और स्पेलिंग भी सेम रहता है, उसको कहा जाता है फोनोनिम्स करके। वैसे ही हर भाषा में हर जगह में ये इसका ऐसे उपयोग होता है। तो आप किसी एक व्यक्ति ने अभी पूछा था कि वो कैसी श श श स स श, ये आप जैसे मद्रास में स्पेशली तमिलनाडु में स का जो है सरस्वती का स अलग है, शंख का स, बट वहां पे क्या हुआ है कि व्यंजन इतना कम है मद्रास तमिल भाषा में कि हर चीज के लिए शंकर का स ही यूज किया जाता है, बट बोलते समय शंकर बताएंगे और एट द सेम टाइम शंख भी बताएंगे और हर जगह में बताएंगे शाखा भी बताएंगे। तो उसका हर भाषा का अपना अपना प्रांतीय इम्पैक्ट तो जरूर होता है। जब तक आपको, इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं जिसको भी मैं पढ़ाता हूँ संस्कृत, उनको मैं बताता हूँ कि आप कभी भी अंग्रेजी शब्द का, अल्फाबेट्स का या दूसरे लैंग्वेज का अक्षर का संस्कृत में मत यूज कीजिए, बिकॉज उसका पूरा उच्चारण नहीं आ सकता। ये एक है। हेलो, सुनाई दे रहा है? बिल्कुल सही है महोदय, बिल्कुल सही है। कट गया कहीं? सुनाई दे रहा है? नहीं, आप हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है ना? हाँ, तो इसलिए कभी भी एक चीज आप जैसे आप लोग कहते हैं और हर जगह में कहते हैं, कभी भी दूसरे भाषा के ऊपर निर्भर होके संस्कृत को मत सीखिए, बिकॉज संस्कृत एक फोनेटिक भाषा है जिसमें हर एक अक्षर का उच्चारण सदुपयोग एकदम वैसे ही होना चाहिए जैसे होना चाहिए, उसमें जरा भी आगे पीछे नहीं कर सकते हम लोग। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात है, और एक चीज है, कंठस्थ करने की जरूरत है क्या, किसी ने पूछा था अभी। एब्सोल्युटली एसेंशियल है, बहुत अनिवार्य है। अगर आपने 14 सूत्र को अगर आपने कंठस्थ नहीं किया, आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये तो मैं आपको हर टाइम बताना चाहता हूँ कि, और आप भी, गुरुजी सुशील कुमार जी भी बताए और निकुंज जी भी बताए, सभी लोग बता रहे, कभी भी ये 14 सूत्र तो आपको बिल्कुल या रट के होना चाहिए, मुंह पे होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा,
उस नहीं तरीके से नहीं तो आगे आगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। उस तरीके से होना चाहिए कि आप सो रहे हैं और सोते नींद हुए में भी उठा उठाया दिया तो ही बोलना है, नींद में कान पकड़ के पूछ लिया कि प्यार को कर का क्या क्या बोलते है, हाँ कर का क्या है, हल का क्या है, नंग का अंग का क्या है, तो आपको बिल्कुल आना चाहिए। ये चीज जो है ये आप और स्पेशली और एक चीज है कि संस्कृत में जो अनुस्वार होता है, जैसे 5वां कॉलम जो होता है, वो उसका उच्चारण जो होता है कभी कभी जरा जरा फर्क पड़ता है, मध्य अपना दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में जरा सा फर्क पड़ता है। जैसे ञ हो गया, ज्ञानी हो गया, कुछ लोग बोलते ज्ञानी बोलते हैं, कुछ लोग ज्ञानी बोलते हैं, कुछ लोग अज्ञान, तो जरा सा फर्क पड़ता है, बट स्पेलिंग वही रहेगा, झ का ही है। उसमें आप उसमें पाणिनि को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो मद्रासी हो या उत्तर भारतीय हो। यही चीज मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। हाँ सर, ये तो 100% करेक्ट है। तमिल में एक लेटर को लेके हम उच्चारण लेकिन बराबर कर लेते हैं। क है बरोड़ा करके हम बोलते हैं, उसे हम उल्टा सीधा नहीं करते हैं, वो एक ही ट को लेके हम बोल सकते हैं। अभी आपको एक चीज मैं बताऊंगा, बहुत व्यंग की बात है, जरा सा लाइटर वेन में। अब जैसे अब मैं भी हार्डकोर मद्रासी तमिल ब्राह्मण हूँ, अयंगार से। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि वहां पे अगर आप मद्रास में जाएंगे तो अपने जैसे गाली, गाली का अर्थ होता है हिंदी में गाली देना, मीन्स अब्यूज। वैरस वहां पे गाली बोलने से काली करना है, खत्म हो गया, टू वेकेट करना, टू वेकेट या हाउस, खाली कर दो। हम लोग बोलते गाली, तो वहां पे गाली बोलते हैं। तो मैं जाके बताया, बाबा आप लोग गलत बोल रहे हो, ऐसी नहीं बोलना चाहिए। गाली का अर्थ होता है अब्यूज और खाली करना होता है वेकेट करना है। बोले कि आपको हिंदी नहीं आता, आपको मद्रासी नहीं आता, आपको हिंदी भी नहीं आता, बोल दिया उन्होंने। मैं बोला बिल्कुल मान लिया, मैं चुपचाप रह गया हूँ, बिकॉज वहां का ऐसा ही उपयोग होता है, गाली का गाली बोलते हैं। अब क्या करें, अब हर प्रांत का अपना अपना तरीका होता है। जैसे बंगाल में होता है वासु, मेरा नाम है वासुदेवन, वो बोले क्या वासुदेवन, बीए, तो उनका व का ज्यादा उच्चारण होता है, व का नहीं होता, व का नहीं होता है। तो ये सब चीज हर जगह में होता है, ये सब होता है। नूतन कुलश्रेष्ठ महोदय। हाँ जी, मेरा थोड़ा जो अभी राजगोपाल महोदय ने बताया उससे रिलेटेड कुछ जो मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, वो इस संदर्भ में कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये जानना चाहती हूँ। एक वर्ड होता है फोनेटिक्स और दूसरा होता है फोनोलॉजी। Phonetics is the study of sounds, the science that studies the sounds in general, that is phonetics. And phonology is the science that studies the sounds of a particular language. तो जहां पर हम ध्वनि शास्त्र कह रहे हैं, वो तो फिजिक्स में भी हो सकता है, लेकिन भाषा के रिलेशन में जो ध्वनि शास्त्र होगा, that is phonology. एक चीज, you have to tell me whether I'm correct or there is some difference. दूसरा, अभी जैसे बताया, सेम साउंड वाले वर्ड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड होमोफोन्स, होमोफोन। रही बात हर ध्वनि को या हर उच्चारण को अंग्रेजी के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है अथवा नहीं, तो उसके लिए एक इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने चार्ट दिया है। There are certain sounds that exist in one language, but they do not exist in another language. For example, इंग्लिश में एक साउंड है ज की, प्लेजर में, लेजर में। अगर हम उनको हिंदी में बताना चाहेंगे तो वो गलत बोलते हैं, प्राय शरीर वाला शाह कर देंगे या कुछ। तो बिकॉज दैट साउंड इज टिपिकल टू उर्दू, उर्दू में होती है, इंग्लिश में भी होती है, लेकिन हिंदी में नहीं होती। तो किसी भी भाषा की साउंड्स को पढ़ने के लिए हमको उसका स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ना होता है। अगर हमको स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलनी है तो द ब्रिटिश आरपी, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, जैसा कि ब्रिटिशर्स बोलते हैं और जो स्थापित है। अगर हिंदी बोलनी है पूरे भारत में तो खड़ी भाषा हो, उसके जो रीजनल वेरिएशंस हैं उस रीजन में तो अलाउड हैं, लेकिन मानक भाषा में अलाउड नहीं होते। उसी तरह से विशुद्ध संस्कृत जो कि क्लोजर टू हिंदी ही होगी, उसमें पाणिनि वाले सारे उच्चारण लागू होने चाहिए। इज इट करेक्ट? हेलो, अभी महोदय ने बिल्कुल सही कहा। फोनेटिक्स अलग होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि
फोनोलॉजी, लॉजी मीन्स लॉगस, लॉगस का अर्थ होता है स्टडीज। फोनेटिक्स होता है कि जैसे उन्होंने कहा है कि हर चीज, हर अक्षर के लिए, फॉर एवरी वर्ड एंड एवरी अक्षर, एवरी अल्फाबेट देयर इज ए फिक्स्ड प्रोनाउंसिएशन। तो ये बिल्कुल सही है। बट हमारा संस्कृत का एक चीज है कि वैदिक संस्कृतम एक होता है, दूसरा होता है व्यवहारिक संस्कृतम। अब जैसे अब हम लोग जो श्री वैष्णवास, हम लोग जो वशिष्ठ अद्वैत, इनका श्री वशिष्ठ अद्वैत के हम लोग स्वयमाचार्य है मद्रास के, हम लोग जब प्रोनाउंस करते हैं पर्टिकुलर श्लोक, चाहे वो यजुर्वेद का, कृष्ण यजुर्वेद का हो, तो वो जहाँ पे रूल 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 ये जब होता है तो वहां का जो उच्चारण जो होता है जरा सा फर्क आता है व्यवहारिक संस्कृत का उच्चारण में, और इसमें फर्क है। और अभी अपना अपनी ग्रुप में एक महाशय जो ये वेद के बारे में जानते, उन्होंने भी बहुत बढ़िया वो उच्चारण कहते हैं, वो बिल्कुल सही कहते हैं। तो अभी आप हमारे महोदय जी ने बताया जो बिल्कुल सही है कि जरा कुछ अल्फाबेट जैसे होता है, जैसे तमिल में होता है र, परम, परम मीन्स फल, फल को हम लोग परम बोलते हैं। तो अब उसको र जो होता है, इसका कहीं पे भी उसका डिस्कशन नहीं होता ना, इवन संस्कृत में है उसका र का। तो अब जैसे वो जो तमिल में है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि कुछ भाषा का अपना अपना एक स्पेशलिटी होता है, उसको हम लोग को मानकर चलना चाहिए। और इसमें कोई गलत नहीं है। लैंग्वेज करके जब आप बताएंगे तो व्यवहारिक में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट होता है। उसका व्याकरण बाद में आया, पहले लैंग्वेज आया, फिर व्याकरण में आया, हर चीज में, हर लैंग्वेज का। इसलिए हम लोग व्यवहारिकम पहले रखेंगे, सीखेंगे पहले पूरा, और उसका सदुपयोग दुरुपयोग के बारे में बाद में व्याकरण के साथ सोचेंगे। और व्याकरण अगर सीखना है तो पाणिनि के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। सूत्र ही सर्वोत्तम है, सर्वश्रेणी है और अति उत्तम है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है या अल्टरनेटिव भी नहीं है, यही मेरा कहना है। और महोदय जी ने बिल्कुल सही कहा है, आप लोग भी बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, बहुत ही अच्छा है। बट उतना है कि दूसरे लैंग्वेज का अल्फाबेट को संस्कृत में ना उपयोग में लाया जाए, ये मेरा एक अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। बिल्कुल, धन्यवाद राजगोपालन जी। उसका एक कारण भी है कि जब हम संस्कृत व्याकरण अभी प्रारंभ कर रहे हैं, तब हम आगे पहले दिन भी कहा था कि हमें करोड़ों शब्द बनाने हैं एक शब्द से। तो अंग्रेजी में तो ऐसा नहीं है, उन्हें तो बट से बट ही है बस, ना वो पुट हो सकता ना बटरफ्लाई हो सकता। बटरफ्लाई का बट अलग है, ब्यूटी बट अलग है, वो दोनों अलग है। किंतु संस्कृत में तो ऐसा नहीं है। जब हम वहां पर गम कहते हैं, गम का अर्थ फिर गच्छति भी होगा, गतवान भी होगा, गमिष्यति भी होगा, अगच्छत भी होगा, गच्छतु, गंतुम, गमिष्यति, पूरी की पूरी एक श्रृंखला, एक बीज है वो अपने आप में, और जो बाद में वट वृक्ष बनेगा। तो हम जब स्ट्रक्चर अभी हम तैयार कर रहे हैं संस्कृत का, हम किसी भाषा को नीचे या ऊपर नहीं कह रहे। अंग्रेजी भाषा की अपनी विशेषताएं हैं, उसका अपना एक ग्रामर है, उसका अपना एक लैंग्वेज स्ट्रक्चर है। तो उसके स्ट्रक्चर को यदि हम संस्कृत में इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे, तो वो यहाँ पर उलझ जाएंगे या फिर वहां पर उलझ जाएंगे, आप बीच में उलझ जाएंगे। किंतु इतनी बात अवश्य है कि जब हम संस्कृत का अध्ययन करते हैं तो संस्कृत का व्याकरण अपने आप में इतना विशाल है कि बाकी भाषाओं में आप उसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो बाकी भाषाओं में आपको सरलता होगी। जैसे कि अगर आप अंग्रेजी में कहें, मतलब संस्कृत में क्योंकि कहते हैं कि रामः विद्यालयम गच्छति, ये विषयांतर हो जाएगा। विद्यालयम गच्छति का मतलब है टू, राम गोज टू स्कूल, नॉट इन स्कूल। अंग्रेजी में भी जब हम कहते हैं तो राम गोज टू स्कूल कहते हैं, नॉट गोज इन स्कूल नहीं कहते, वहां पर वो व्याकरण में गलत हो जाएगा। इस प्रकार के अनेक, एक छोटा सा उदाहरण दिया है मैंने, अनेक उदाहरण है। और ऐसे ही शब्दावलियों में भी अगर आप देखेंगे, जब हम शब्द बोलते हैं संस्कृत में, और जैसे एक छोटा सा शब्द है दांत को हम कहते हैं टीथ, और आप देखेंगे कि जितने भी अंग्रेजी में शब्द बनते हैं, डेंटिस्ट हो, डेंटल हो, डेंटल हॉस्पिटल, तो टीथल हॉस्पिटल क्यों नहीं कहा जाता, या फिर टीथिस्ट नहीं बोलते, उसे डेंटिस्ट ही बोलते हैं, क्योंकि हमारा संस्कृत का शब्द है दंत। ये मैंने एक उदाहरण दिया, मैं ऐसे आपको 50-100 उदाहरण ऐसे दे सकता हूं, जहां पर संस्कृत के जो वर्ण है उन्हीं को आधार बना करके अंग्रेजी या उनके वर्णों का निर्माण किया गया है। ठीक है,
तो वो लिस्ट कभी इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो कारण क्या है, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण और उसकी प्रसारता, मतलब एक तरीके से बोले पूरे विश्वव्यापीता जिसे कहते हैं, जिसका प्रभाव केवल अंग्रेजी पर ही नहीं है, उसके ग्रीस पर भी है, लैटिन पर भी है, जर्मन लैंग्वेज पर भी है, रशियन पर भी है, ईरानियन भाषा पर उसका प्रभाव है, अगर अरबी भाषा पर भी उसका प्रभाव है। ठीक है, तो इतनी कारण कि अरबी तो बाद में आई, आप संस्कृत को कब से, करोड़ों वर्षों से हम उसको जान रहे हैं। तो जब करोड़ों वर्षों से जो भाषा चल रही है, तो फिर उसमें से कहीं ना कहीं तो लोग गए हैं, कहीं ना कहीं भाषा में परिवर्तन हुआ है। अगर मैं आज अ को अ कह रहा हूँ, किंतु दूसरा जो मेरे ही क्षेत्र का उसका नाम है दीपक, उसका परिचय पूछा गया कि आप भवतः नाम किम, उन्होंने कहा मम नाम दीपक है। दीपक है अब दीपक है कारण क्या है, क्योंकि वहां पे लोकेलिटी में ऐसा बोला जाता है, पर संस्कृत रहे हैं, किंतु वो स्थानीय कारण, भाषा में परिवर्तन तो हो गया। अब आप कह रहे हैं सुशीलः दीपकः, अब दीपकः ठीक है, लेकिन दीपक है ए कह देने से उसके लिए ठीक है, किंतु जब आप कहीं पर राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे तब आपका वो गलत हो जाएगा। वो एक उच्चारण की भेद है, और उस उच्चारण के भेद से ही आप देखेंगे कि अंग्रेजी के भी एक शब्द को विभिन्न देशों में अलग अलग उच्चारित किया जाता है। टुडे, टोडे, टोडाए, यानी कंट्री बदल देंगे तो टुडे भी बदल जाएगा। किंतु संस्कृत का एक पाणिनि का ये सबसे बड़ा योगदान है, आप कंट्री बदलिए, देश बदलिए, समय बदलिए, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो कंठ से आप बोलने के लिए कहा तो आपको कंठ से बोलना पड़ेगा, चाहे वो कनाडा से हो, स्वीडन से हो। और आप ध्यान, मैं प्रयास करूंगा, स्वीडन में एक हमारी कार्यकर्ता हैं और स्वीडन में ही उन्होंने जन्म लिया, बहुत अच्छी संस्कृत बोलती है। मैं उन्हें उनका वीडियो, एक ऑडियो आपके उसमें भेजूंगा, आप पहचान नहीं पाएंगे कि उन्होंने स्वीडन में जन्म लिया। उनकी जो टोन है वो बिल्कुल पाणिनिष्ठाध्यायी, मतलब संस्कृत बिल्कुल अच्छी है, आप समझ नहीं पाएंगे कि उन्होंने भारत में जन्म लिया है अथवा स्वीडन में जन्म लिया है। कारण केवल संस्कृत का है। उनकी ऑडियो में ग्रुप में शेयर करूंगा, आप सुनना उनका गीत, ठीक है। रमेश दुबे जी, तो आप जो बोल रहे थे बिल्कुल एक शब्द में बता के मैं अपना निकाल देता हूँ। आप जो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो संस्कृत सीखा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में मैं जहाँ रह रहा हूँ, यहाँ पे एक मंदिर है जिसमें एक ब्रिटिशर, अंग्रेज वाला, पैदाइश लेके पूरा, वो इतना बढ़िया संस्कृत का उच्चारण करते हैं, कभी कभी मैं खुद अचरज में आ जाता हूँ कि वो पंडित है या हम लोग आचार्य है। मैं सच कह रहा हूँ, कभी कभी मैं उनको मैं बिना अपने मग्न हो के मैं उनका पैर छुआ, मैं बोला कि नहीं, कुछ चीज में तो जो आदमी का एकदम श्रेष्ठ होता है उसको जरूर उसके सामने सर झुकाना चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो। ये हमारा वैदिक परंपरा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस विषय में थोड़ा सा भारतीयों को विदेशियों से सीखना पड़ेगा। मैक्स मुलर कभी भारत में नहीं आया और पूरे विश्व का संस्कृत का विद्वान, यानी जब माइक्रोफोन का निर्माण हो, पहली बार वॉइस रिकॉर्डिंग होनी थी, तो ऋग्वेद का मंत्र किसी भारतीय ने नहीं बोला। पहली बार कोई ऑडियो रिकॉर्ड हुई तो वेद का मंत्र था, और उसको उच्चारण करने वाला एक जर्मन वैज्ञानिक था, मैक्स मुलर। और मुझे लगता है कि भारत में अगर संस्कृत को पढ़ने के लिए वहां पर केवल डिग्री के लिए ज्यादा देखा जाता है कि उसकी डिग्री मिलेगी कि नहीं। इस कार्यशाला के लिए भी कई लोगों ने पूछा कि सर प्रमाण पत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे 3 बार कहना पड़ा कि प्रमाण पत्र के लिए यहाँ मत आइएगा, ये प्रमाण पत्र के लिए नहीं है। चलिए रमेश दुबे जी, आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं, मुझे पूछने का नहीं है, बल्कि मेरे ये था कि जैसे बाह्य प्रयत्न और अभ्यांतर प्रयत्न है, इनको मात्र पढ़ने से नहीं होगा पुस्तक से। तो आपने जो ऑडियो जो है ना, इसको आप भेजेंगे तो फिर इसको दोबारा सुनना पड़ेगा, कि सुन करके ही इसको समझ सकते हैं। सुन करके तो संबंध, लेकिन आप स्वयं उन वर्णों को बोल करके देखिए। जब आप स्वयं बोलेंगे, आप अपने आप फील करेंगे, आप क बोलने से वायु ज्यादा आ रही है, ख बोलने से ज्यादा आ रही है। आप मेरे उच्चारण से आप नहीं समझ पाए, आप सुन रहे हैं क ख, आप नहीं बता पाएंगे कि कहाँ से वायु ज्यादा आ रही है।
लेकिन जब आप स्वयं बोलेंगे क अथवा ख, तो आप अपने आप फील करेंगे कि आपके अंदर से वायु कहाँ से निकल करके किस वर्ण में ज्यादा आ रही है। तो जो जब कम आ रही है तो अल्प प्राण है, ज्यादा आ रही है तो महाप्राण है। जो अल्प प्राण और महाप्राण में तो डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, लेकिन व्यवहार संभार वगैरह जैसे है ना, इनके लिए खास तौर से आप उन संभार और उसके लिए उन वर्णों आप वीडियो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, समझेंगे तो आपको समझ आएगा। जी जी, तो आप YouTube उसमें भेज दीजिएगा ग्रुप में, वो आ जाएगा, चिंता न करें, चिंता न। धन्यवाद। सत्य माता दासा जी, सत्यात्मा दास जी, जी हरि ओम, नमस्ते। नमस्ते। अत्र अहं तमिळ्नाडुतः एव सम्भाषणं करोमि। अत्र वयम् इदानीं महोदय उक्तवान् किल, क ख ग घ मध्ये अक्षराणि त्रीणि अक्षराणि न भवति इति। तस्मिन् स्थाने इदानीं लघु आरम्भः जातः। क अल्पप्राण, ख महाप्राण, एतत् द्वयम् एककुटुम्बं। ग अण्ड् घ पुनः एककुटुम्बं भवति, गोत्रसम्बन्धः न भवति। कातः ग परिवर्तनं न भवति, उपयोगं न कर्तुं शक्नुमः इति एकं भिन्नरूपेण वयं प्रयत्नं आरम्भं कृतवन्तः उच्चारणार्थं। तद् अपेक्षया इदानीं षकारस्य विषये यदा अन्यभाषाम् उपयोगं न कुर्मः तदा शी इति अस्ति, यस्य ची शी स्थाने शा इति भवति। पुष् PUSH पुष् इति वदामः, तत्र जिह्वायाः किञ्चित् फोल्ड् कृत्वा वदामः पुष्, अत्र शा, षण्मुखं शा इति तादृश प्रयत्नं स्वीकृत्य किञ्चित् अभ्यासं कारयन्तः सन्ति। तस्य फलितं बहु उत्तमतया चलति इदानीं। आन्लैन् द्वारा अपि अक्षरपाठनं सुलभतया शुद्ध उच्चारणतया प्रयोगः आरम्भजातः। एतत् सत्यम्। अत्र अस्माभिः यदा उच्चारणस्थानं पाठितम् आसीत् तस्मिन् समये अभ्यासः कारितः आसीत्, यथा यदा वयं त इति वदामः त थ द ध स, तदा स्वयमेव दन्त्य सकारस्य उच्चारणं भवति। यदा वयं च छ ज झ ष, च छ ज झ ष, स्वयमेव तालव्य सकारस्य उच्चारणं भवति। ध्वनि मध्ये अपि भेदः स्वयमेव आगच्छति। तदनुगुणमेव ट ठ ड ढ ष, ट ठ ट ष ट ष ट ष। कस्यचित् बालकस्य यदि अस्माभिः अभ्यासः करणीयः तर्हि एवं प्रकारेण एव करणीयः। ट ष ट ष ट ष ट ठ ष ट ठ ष ट ठ ष, च छ ष च च च छ ष च छ ष, त थ स त थ स। समान वर्णस्य यदा समान उच्चारण स्थानस्य यदा वर्णानाम् उच्चारणं क्रियते तदा जिह्वापि वायु स्वयमेव तत्र अभ्यस्ता भवति। एवं प्रकारेण वयं उच्चारण भेदं कारयितुं शक्नुमः। ये बालकाः शुद्धं वदन्ति तान् बालकान् वयं शुद्ध उच्चारणं पाठयितुं शक्नुमः। धन्यवाद सत्यात्मा दास महोदय। कामिनी महोदय। એટલે वो महेश्वर सूत्राणी तो कंठस्थ है और गौत कक्षा का उच्चार के सूत्र भी सब कंठस्थ है। सिर्फ आज के लिए मैं बोलती थी कि महाप्राण कौन से अल्प प्राण है, संवार है, वो सब कंठस्थ करना है ना, ऐसा मैं पूछने वाली। तो फिर यूट्यूब देख के कर देंगे, आपका यूट्यूब देख के। जी ठीक है, ठीक जी, वो भी करने हैं। त्रिलोक चंद महोदय। हेलो जी सर, प्रणाम सर। नाम आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल आ रही है जी सर। जी सर, अभी माहेश्वर सूत्रों का जो प्रसंग चल रहा था सर, मैं उसी विषय में अपनी एक बात कर रहा था कि जैसे माहेश्वर सूत्रों को कंठस्थ करने में थोड़ी सी आसानी इस रूप में भी हो सकती है कि यदि हम माहेश्वर सूत्रों की में एक वर्ण व्यवस्था है कि माहेश्वर सूत्रों को हम 14 को देखेंगे तो उसमें एक वर्ण व्यवस्था विशेष प्रकार की हमको दिखाई देती है पाणिनि की, कि सबसे पहले वो स्वरों को रखते हैं आ ई उणा रील री का ए उंगा आई उचा। उसके पश्चात वो अंतस्थ वर्णों को रखते हैं, ह को भी रखते हुए या वा रा ला। इसके पश्चात वो वर्गों के पंचम वर्णों को रखते हैं। उसके पश्चात वर्गों के चतुर्थ वर्णों को रखते हैं।
फिर तृतीय वर्णों को रखते हैं, फिर द्वितीय वर्णों को रखते हैं, फिर वर्गों के प्रथम वर्णों को रखते हैं और अंत में शल प्रत्याहार जो ऊष्म वर्ण हैं उनको रखते हैं। यदि ये भी एक वर्ण व्यवस्था देखी जाए कि स्वर, अंतस्थ वर्ण, वर्ग का 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला और अंत में ऊष्म वर्ण, तो संभवतः कंठस्थ करने में, याद करने में थोड़ी सी सुविधा हो सकती है। इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था माहेश्वर सूत्रों में है। बहुत अच्छा, आपने भी एक और अच्छा तरीका बताया, जो उस तरीके से यदि स्मरण नहीं कर पा रहे, इस तरीके से स्मरण करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर लें। किंतु कुल मिलाकर के बात यह है कि पाणिनि के को जानना है तो प्रत्याहार जानने होंगे, उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। ठीक है जी। एसके महोदय। नमो महोदय, मुझे केवल जानना था, आपने पुष्पा दीक्षित जी की कोई किताब के बारे में बताया था, पुस्तक के बारे में, वो नाम नहीं अष्टाध्यायी सहज बोध। सुन पर अष्टाध्यायी सहज बोध। हाँ जी, वो प्रतिभा प्रकाशन से आपको प्राप्त हो जाएगा। हाँ, चलिए, आप सभी के प्रश्न आज हो गए और समय भी हो गया है। अब हम कल रविवार को मिलेंगे और रविवार को हम जो चर्चा करने वाले हैं, आप भी